Hello 8th class. Now we are starting our next chapter of geography, third, natural vegetation and wildlife. In this chapter we will read that why it is important in our place, in our earth, of a natural vegetation and a wildlife. Now we start with our warm-up activities. In this warm-up activity we are seeing that there is a picture of a tiger, and in this warm-up activity they are discussing with us that why these wildlife animals like elephant or tiger, they are attacking to human beings, they are destroying the crop. वो ऐसा एक्चुअली में क्यों कर रहे हैं एनिमल्स? तो ये हमको डिस्कस करना है कि वाई दे आर डूइंग दैट. जैसे आप देखेंगे हिंट वर्ड्स में लास्ट में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. क्या डिफॉरेस्टेशन की वजह से? हाँ, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो जो प्लेसेस जो वो हैबिचुअल है रहने के लिए, वो प्लेस वो स्किप करके कहीं और जाएंगे, तो उस वजह से उनका जो नेचर है उसमें बहुत स्लाइटिंग चेंज आएगा. और चेंज होने की वजह से क्या होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करेंगे और वो एंग्रीनेस किस पे निकालेंगे? या तो ह्यूमंस पे. जब वो हैबिचुअल प्लेस जहाँ वो रहते हैं अगर वो चीज़ वो छोड़ देंगे, वो चीज़ उनको कम होती दिखेगी. फॉरेस्ट एरिया, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम फॉरेस्ट को क्लियर करके वो लैंड, क्लियर लैंड बना रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो द एनिमल्स आर facing this type of problem, and they are attacking on our human beings. Okay, now we start natural vegetation and wildlife. अब नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है वो इकोलॉजिकल बैलेंस, अर्थ को इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है. दिस बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेचुरल वेजिटेशन is a very important thing in which a wildlife depend, because wildlife lives in forest, और वो उनका एक हैबिचुअल प्लेस है जो वहाँ पे वो लोग रहते हैं. वेरियस फैक्टर्स से मिलकर नेचुरल वेजिटेशन बनता है, और एनिमल्स की भी हैबिट होती है कि हमको किस नेचुरल वेजिटेशन में रहने की हैबिट है. तो दीज बोथ थिंग्स आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. लाइक वी आर इंटररिलेशन, हम रिलेशन देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन में और वाइल्ड लाइफ में. द रिलेशन बिटवीन इज दैट like we see in science, we already read that plants capable होते हैं कि वो अपना खाना खुद बना ले. they produce their own food, but animals cannot. animals नहीं बना सकते. तो animals किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है. मीन्स क्या हुआ, वापस एनिमल किस पे डिपेंड हुए? वाइल्ड लाइफ जो है वो किस पे डिपेंड हुई? हमारी नेचुरल वेजिटेशन पर. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो फूड के लिए प्लांट्स पे. अब कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है? लेट्स वी सी इन डीप. they are consumer and also called heterotrophs. the balance of ecosystem, जैसे जो फूड चेन, जो हमारी फूड चेन बनती है, जैसे हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस. जैसे हार्बीवोरस सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड है, जैसे हर्ब आ रहा है आगे, तो हर्ब मतलब प्लांट्स, तो वो सब किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है. जैसे कार्निवोरस फीड्स ऑन हार्बीवोरस. जो कार्निवोरस है वो फिर से फीड होते हैं हार्बीवोरस से, और जो ओमनिवोरस है वो दोनों पे डिपेंड है. तो मीन्स क्या हुआ कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंड हो रहे हैं? ऐसे एनिमल्स पर जो प्लांट्स को खा रहे हैं. हार्बीवोरस डायरेक्ट प्लांट खा रहे हैं. जो हमारे कार्निवोरस हैं वो हार्बीवोरस को खा रहे हैं, और हार्बीवोरस किसको खा रहे हैं? प्लांट्स को. और ओमनिवोरस उन दोनों पे डिपेंड है. मीन्स ये डायरेक्टली अपने फूड के लिए भी किस पे डिपेंड है? नेचुरल वेजिटेशन पे. तो इन दिस वी सेट इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन है. नेचुरल वेजिटेशन एज वी लर्न प्ले अ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नेचुरल वेजिटेशन का, एक एनिमल्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, और इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए भी. प्लांट्स जैसे कैसे? लेट वी सी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर. जैसे हम सब जानते हैं कि प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो मेंटेनेंस है हमारे एटमॉस्फेयर का वो इम्बैलेंस हो जाएगा. फॉरेस्ट जो देता है वो ग्लोबल टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता जाता है? ऑब्जर्व करता जाता है. ओके, फॉरेस्ट आर द सोर्स. फॉरेस्ट हमारे सोर्स भी हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपको एग्जांपल में दे रखे हैं, हर्ब्स, टिम्बर, फ्रूट, नट्स एंड मैनी मोर. रूट्स एक ऐसी चीज़ है जो सॉइल को क्या करता है? होल्ड करके रखता है, जिससे हम सॉइल इरोजन से बच सकते हैं. अब
जो आपके प्लांट से जो लीव शेड होती हैं, शेड होने के बाद जब वो नीचे जाती हैं तो वो प्लांट्स की हेल्प से ही, सॉइल की हेल्प से क्या होता है, उससे हमको ह्यूमस बनता है। ट्रीज एक्ट एज अ शेल्टर, वो शेल्टर बेल्ट्स के तरह भी ट्री हमारी हेल्प करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग विंड्स जो आती हैं वो उसको बेल्ट की तरह वहीं स्टॉप कर देते हैं। द रूट्स ऑफ द ट्री हेल्प इन स्टोरिंग एंड रिप्लेसिंग अंडरग्राउंड वाटर, जो हमारे रूट्स हैं वो हेल्प करते हैं स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर को। फॉरेस्ट सपोर्ट अ नंबर ऑफ, और फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, वो एक हैबिटेट प्लेस हो जाती है एनिमल्स की, जो वहीं पर उनको जो ह्यूमन बींग्स है उनके बिना इंटरप्ट के बिना रहने की उनको हैबिट हो जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम नेचुरल वेजिटेशन का। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेचुरल वेजिटेशन का, वो किससे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जैसे वहाँ की लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, जहाँ सनलाइट कितना आ रही है, टेम्परेचर कितना है, किस टाइप की सॉइल है, वहाँ कितनी रेनफॉल होती है, स्लोप ऑफ लैंड, दिस ऑल द थिंग्स मिक्स एंड मेड द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस। जैसे हम देखते जाते हैं कि टेम्परेचर और मॉइस्चर वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं देयर आर द 4 पिक्चर्स, जिसमें आप देखेंगे, यू कैन रीड इट, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन। क्यों है ये ऐसा कि ये यहाँ पर कितनी रेनफॉल हो रही है, यहाँ टेम्परेचर कितना है, ये इन सब फैक्टर से मिलकर ये अलग अलग टाइप का नेचुरल वेजिटेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। इन दिस टेबल वी सी दैट कि विच टाइप डिस्ट्रीब्यूशन जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का वो यहाँ पे बता रखा है। जैसे टाइप में आपको क्या बताया, यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो ऐसे फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर है, तो वर्ल्ड में भी बता रखा है और आपको इंडिया में भी बता रखा है कि इंडिया में जो वेस्टर्न पार्ट है, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इस जो पार्ट में है वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब हमको नाम से ही क्लियर हो रहा है एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीन रहने वाला। अब ऐसा जो हमेशा ग्रीन रहेगा तो वहाँ की रेनफॉल क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ का एरिया ड्राई नहीं होगा, इट मीन्स कि जब अच्छी अमाउंट में रेनफॉल वाटर प्लांट्स को मिलेगा तो वो हमेशा ग्रीन एवरग्रीन रहेंगे। तो क्लाइमेट में बता रखा है कि वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है और थ्रू आउट मतलब साल भर वहाँ पे एवरग्रीन रहता है। अब आपको वेजिटेशन, अब किस टाइप के प्लांट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं उनके नेम्स भी बता रखे हैं। अब वाइल्ड लाइफ, इस टाइप के जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसमें किस टाइप के वाइल्ड लाइफ रहते हैं। अब वर्ल्ड में किस टाइप के और हमारे इंडिया में किस टाइप के आपको यहाँ पर गिवन है। इस टेबल को आपको रीड करना है, मैं थोड़ा सा इस टेबल को रीड करने में आपकी हेल्प करवाती हूँ, अदरवाइज यू हैव टू रीड इट फुली। जैसे ट्रॉपिकल डेसिडीज फॉरेस्ट है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमने एवरग्रीन देखा है उससे थोड़ी कम, मतलब कम तो नहीं बोलते पर हाँ उस लेवल से थोड़ा सा मॉडरेट यहाँ पर रेनफॉल होती है। और यहाँ पे भी आपको ट्रीज और एनिमल्स बता रखे। मैनग्रोव फॉरेस्ट में हैवी नहीं होती है, सिर्फ मॉडरेट लेवल की रेनफॉल होती है और मॉडरेट लेवल की हीट भी यहाँ पर थ्रू आउट ईयर होती है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो रेनफॉल है उसका बता रखा है 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। विंटर्स बहुत कूल होते हैं पर जो समर्स होते हैं वो मिल्ड लेवल के होते हैं। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे गर्म समर जो रहते हैं वो बहुत गर्म होते हैं और रेनफॉल जो हमने प्रीवियस पढ़ा है उससे थोड़े कम होते हैं और विंटर्स कूल होते हैं। अब हम देखते हैं मेडिटेरियन वेजिटेरियन में हम देखेंगे यहाँ पर जो होता है मिल्ड और रेनी विंटर्स होते हैं एंड हॉट ड्राई समर। यहाँ पर रेन के टाइम अच्छी रेनी होती है, जो विंटर्स रहते हैं वो ठीक रहते हैं और समर्स क्या होते हैं एकदम हॉट होते हैं। ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट में यहाँ का जो रेनफॉल लेवल है वो थोड़ा लो होता है। कॉन्फिगरस फॉरेस्ट में मॉडरेट लेवल वाला जो कोल्ड लेवल रहता है वो होता है और किसके फॉर्म में होता है, स्नो के फॉर्म में। जैसा अभी तक हम रेनफॉल पढ़ रहे थे यहाँ स्नो फॉर्म होता है। ग्रासलैंड में तो बहुत लो रेनफॉल होती है, दैट्स वाई वहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग ट्रीज नहीं होते हैं। सिर्फ जितनी रेनफॉल होती है उतनी ही जैसे आप देख रहे हैं 50 से 90 सेंटीमीटर एनुअली, ये एनुअली पूरे ईयर का बता रहा है। तो इतनी रेनफॉल होती है तो सिर्फ वो वाला एरिया ग्रासलैंड होता है। डेजर्ट एज वी ऑल नो कि यहाँ पर तो जो रेनफॉल होती है वो सबसे कम होती है, इट इज़ 25 सेंटीमीटर ओनली।
अब हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेस्ट इन इंडिया। अगर हम देखा जाए फॉरेस्ट सर्वे 2017 के अकॉर्डिंग तो 21.54% जो एरिया हमारा टोटल इंडिया का जोग्राफिकल एरिया के अंडर में आता है। अब जैसा देखा जाए परा रिपोर्ट मध्य प्रदेश सबसे लार्जेस्ट एरिया है फॉरेस्ट कवर करने में। अब लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, अब क्या होता है कि अगर हम देखें ईयरली तो बहुत सारे इंडिया के सर्वल पार्ट्स या वर्ल्ड के भी अगर हम कुछ पार्ट्स में देखें तो कुछ ना कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से या फिर कुछ नेचुरल जो हमारा नेचुरल की वजह से भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे फॉरेस्ट ईयरली डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक द डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, टिम्बर, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो हम सेटलमेंट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। और अगर देखा जाए तो उन सब वजह से हमारा एटमॉस्फेयर डिस्ट्रैक्ट होता है और इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, सॉइल इरोजन होता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं और इन सब की वजह से हमारा फॉरेस्ट वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी होता है इन अ ईयर। There are the two pictures you are seeing that which is describing that कि फॉरेस्ट वाला एरिया ईयरली में कभी ना कभी कुछ ऐसा नेचुरल फिनोमेना भी हो जाता है जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो लार्ज क्वांटिटी में डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाउ वी रीडिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ। अगर हम वाइल्ड लाइफ को देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। हर एक स्पीसीज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए। जैसे कि अगर वो छोटे से छोटा ही कोई बर्ड, कोई एनिमल क्यों ना हो, वो हमारे इकोसिस्टम को बिल्कुल मेंटेन कर रहा है। अगर वो छोटे छोटे एनिमल्स को ना ईट करें हमारे बर्ड्स तो जो हमारे और ज़्यादा छोटे एनिमल है लाइक अर्थवॉर्म एंड मैनी मोर, जैसे इंसेक्ट्स, फ्लाइज, अगर ये सब भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो वो हमारे क्रॉप्स को, हमारे जो हमारा एग्रीकल्चर वाला एरिया होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जितना हम नेचुरल वेजिटेशन का इम्पोर्टेंस है उतना ही हमारा वाइल्ड लाइफ का इम्पोर्टेंस भी है। लाइक द इंसेक्ट्स आर द सोर्स, इंसेक्ट सोर्स होते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के लिए लाइक द हनी, वैक्स, बहुत सारी चीज़ें हमको इंसेक्ट से मिलती है। तो इंसेक्ट्स, और जैसे जो फ्लावर में पॉलिनेशन होता है वो भी हमारे इंसेक्ट्स की हेल्प से होता है। तो इंसेक्ट्स का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ड फीड्स ऑन वार्म एंड बाय डूइंग सो प्रोडक्ट्स ग्रो फ्रॉम पेट्स। अभी इसमें बता रहे हैं कि बर्ड्स भी इतने इंपॉर्टेंट है, उनसे भी हमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ हेल्प प्रमोट टूरिज्म एंड जनरेट इनकम फॉर कंट्रीज। अब जो वाइल्ड लाइफ है वो उससे हमारे टूरिज्म भी इंक्रीज होते हैं और वो एक तरीके से हमारी इनकम भी हो जाती है कंट्री के लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या डिप्लेशंस हो रहे हैं। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, अब जैसे कि क्लाइमेट कंडीशन में जो चेंजेस होता है या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, अर्बन एक्सपेंशन होता ही जा रहा है जिसकी वजह से फॉरेस्ट हम क्लियर करते जा रहे हैं और बहुत सारी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से हमारा डिस्ट्रैक्शन होता ही जा रहा है। और अगर जब हम जो हमारा एरिया है वो क्लियर होता जाएगा तो जो हमारे एनिमल्स हैं वो माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करेंगे, क्योंकि जैसे हमको हमारा घर चाहिए रहने के लिए तो ऐसे उनको भी उनका घर ही है फॉरेस्ट, तो उनको भी उनका एरिया चाहिए रहने के लिए। एक्सेसिव हंटिंग एंड पोचिंग, अगर हम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हंटिंग की वजह से बहुत सारे एनिमल्स तो सिर्फ हम बुक्स में ही देख पा रहे हैं। उसी तरीके से अगर जैसे इसमें बता रहे हैं कुछ एनिमल, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, क्रोकोडाइल और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स की अगर हंटिंग चलती रहेगी, पॉचिंग चलती रहेगी तो उनकी जैसे उनके जो हॉर्न्स होते हैं, फेदर होते हैं, स्किन होती है, वो काम में आती है। तो अगर ऐसे ही हम उनका यूज़ करते रहेंगे तो ये सब इंडेंजर्ड हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे, जिनका सिर्फ हम अभी नाम ही सुन पाएंगे। नेचुरल फैक्टर भी बहुत सारे ऐसे जैसे कि फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक और सुनामीज, इन सब की वजह से भी फॉरेस्ट एरिया बहुत सारा धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। अब जो हमने देखा है कंजर्वेशन भी ज़रूरी है क्योंकि सब कुछ डिप्लेशन होता जाएगा तो ये सब चीज़ें सिर्फ हमारी बुक में ही रह जाएंगी। तो कंजर्वेशन के लिए हमको क्या प्रोसेस चाहिए हम देखते हैं। जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर, ये बहुत सारे रिजर्व्स ऐसे क्रिएट किए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, कि जिससे हमारी वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन दोनों प्रिजर्व्ड हो सके। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो ये बता रहे हैं CITES हैज़ बीन एस्टेब्लिश
ये भी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करा है। ये इंश्योर करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो वाइल्ड एनिमल्स का और प्लांट स्पाइस डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, मतलब इतना ज़्यादा भी हम उसको इंटरनेशनल ट्रेड ना बनाए कि सिर्फ उनका सर्वाइवल ही धीरे धीरे खत्म होने लग जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड मैनी, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पर इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये वाले एरियाज बहुत दूर रहेंगे, ह्यूमन उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो उन एरिया में बहुत सारी सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेचुरल जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व्स होते हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट भी ये एरिया भी गवर्नमेंट ने क्लियर करा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी उस पर क्रिएट करे, जैसे टाइगर सेफ टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट के ऊपर, राइनोस के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट क्लियर करती जा रही है। और उन स्पेशल एक एनिमल्स के लिए भी कुछ कुछ एरिया क्लियर करती जा रही है कि ये एरिया इनके लिए प्रिजर्व है, जिससे हमारी कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो बहुत ख़त्म होते दिख रहे हैं, वो एनिमल्स हम जितने बच्चे उनको प्रिजर्व्ड करके रख सकें। So students, read this chapter once again. If there is any problem or any queries related to this chapter, you can ask me anytime. Thank you.